गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्राकल्पना, जिसका अर्थ होता है कि जब अनुसंधान और सर्वेक्षण में समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या कोई पूर्व चिंतन कर लेता है। जो ये पूर्व चिंतन या पूर्व अनुमान है, इसे ही परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। जैसे हम भारत में अपराध प्रवृत्ति समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर कोई अनुमान लगाते हैं। जैसे निर्धनता के कारण से अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। हमारा जो ये कथन है, ये प्राकल्पना कहलाता है। अब इसके आधार पर अध्ययनकर्ता अध्ययन करेगा। अध्ययन में ये देखने का प्रयास करा जाता है कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं है। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन को एक आधार प्रदान करता है और अध्ययन को आगे बढ़ाता है। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना का निर्माण का जो उद्देश्य होता है, वो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना और उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना होता है। क्योंकि प्राकल्पना एक ऐसी स्थिति होती है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता अध्ययन की एक सही दिशा में चलता है और उसके आधार पर वो प्राकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अध्ययनकर्ता का उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, बल्कि प्राकल्पना के आधार पर वास्तविकता का पता लगाना होता है। कोहेन और नागिल कहते हैं कि कोई भी अनुसंधान होता है, हम प्राकल्पना के बिना उसमें आगे बढ़ने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम अन्वेषण में आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा, हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं, तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। यानी कि कोई भी अनुसंधान है, कोई भी अन्वेषण है, कोई भी सर्वेक्षण है, उसमें हम बिना किसी आधार के आगे बढ़ना हमारे लिए एक कठिन कार्य होता है। इसी तरह से गुडे और हॉट भी कहते हैं कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है, जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। यानी कि जो अनुसंधान करता है, वो एक अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए या सिद्धांत के निर्माण के लिए प्राकल्पना जो है एक आधार का काम करती है। इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे गुडे और हॉट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राकल्पना एक निर्माण का वो आधार होती है कि जिसके आधार पर हमें सत्यता की खोज करनी है, उसका परीक्षण करना है और उसका परीक्षण करके एक सत्यता की खोज की जा सकती है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है।
इसी तरह से बोगार्ड्स कहते हैं एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। यानी कि एक विचार है, मान लीजिए हम कहते हैं कि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं हैं। इस आधार विचार को लेकर के हम अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षित महिलाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि अशिक्षित भी महिलाएं जो है वो भी इसी तरह का एक विचार रखती हैं। तो उसके आधार पर एक सत्यता की खोज, सत्यता हमारे सामने आती है। तो इस तरह से जो प्राकल्पना है वो अध्ययन को एक आधार देती है परीक्षण करने का। पीटर एच मन के शब्दों में प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। यानी कि एक अनुमान लगाया जाता है अध्ययन करने से पहले और उसके लिए फिर एक खोज की जाती है। तो एक खोज का आधार प्राकल्पना माना जाता है। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। वैज्ञानिक विधि के नियमानुसार आवश्यक है कि कोई भी परिकल्पना परीक्षणीय होनी चाहिए, यानी कि जिसका परीक्षण किया जा सके। सामान्य व्यवहार में परिकल्पना का मतलब किसी अस्थायी विचार से होता है जिसके गुण अवगुण अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। आमतौर पर वैज्ञानिक परिकल्पनाएं गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। जो परिकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद सुस्थापित हो जाती है उनको सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जब परिकल्पना का विश्लेषण कर लिया जाता है और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं कि एक हम अच्छी परिकल्पना किसे कहेंगे। क्योंकि परिकल्पना जो है ऐसी होनी चाहिए जो परिणामों उन्मुख हो, परिणामों को उचित दिशा और विश्वसनीय बनाने में परिकल्पना का विशिष्ट योगदान होता है। अनुसंधानकर्ता अपने समझ, विवेक, आवश्यकता व उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना बनाता है। लेकिन अच्छी परिकल्पना निर्माण शोध को निश्चित ही एक दिशा बोध करता है। क्योंकि केवल ख्याली पुलाव या केवल सपने देखना परिकल्पना ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उपयोगी या अच्छी परिकल्पना में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे पहला है उपयुक्त हल। उपयुक्त हल की एक अच्छी परिकल्पना जो शोध समस्या है को उपयुक्त हल सुझाती है कि एक समस्या के निदान हेतु विभिन्न उपकल्पनाएं हो सकती हैं। हेम्पर समस्या की विभिन्न विभागों के अध्ययन उपरांत उपयुक्त हल सुझाने वाली परिकल्पना का चयन करना ही उत्तम होगा। यानी कि जो परिकल्पना समस्या का उत्तम हल सुझाए वही उसका ही हमें चयन करना चाहिए। दूसरा है स्पष्टता। परिकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। यानी कि उसमें जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाएं वो स्पष्ट होने चाहिए। प्राकल्पना में शब्द और उनके अर्थ, विचार स्पष्ट और भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी उन्हें उसी अर्थ में सही तरह से समझ सकें। और प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है।
क्योंकि अगर प्राकल्पना स्पष्ट नहीं होगी तो अध्ययन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा सरलता, परिकल्पना की सरलता प्रयोग को सरल बना देती है। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें आवश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में परिकल्पना जटिल हो जाती है और परीक्षण के अयोग्य हो जाती है, क्योंकि सरलता से उसकी वैधता मापनीय बन जाती है और भ्रम का उसमें अंदेशा नहीं रहता है। इसलिए सुगम, बोधगम्य, स्पष्ट परिकल्पना अपने आप में विशिष्ट होती है। इसके अलावा सत्यापनीय, यानी कि जिसका सत्यापन किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए परिकल्पना जिसे अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में उसका स्पष्ट रूप से सत्यापन कर सके और परिकल्पना के रूप में मापनीय कथन का प्रयोग होने से अनुभविक परीक्षण भी संभव हो जाता है। यानी कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अनुभव के आधार पर उनकी जांच कर सकता है। इस तरह की परिकल्पना होनी चाहिए। विनिर्दिष्टता, यह परिकल्पना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक अच्छी परिकल्पना विशिष्ट क्षेत्र, स्पष्ट निर्देशन व वर्णन में सक्षम होती है। अत्यधिक विस्तृत परिक्षेत्र वाली परिकल्पना का परीक्षण मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो भी परिकल्पना हो उसका उस क्षेत्र से संबंधित अध्ययन करने में समर्थ होनी चाहिए। और क्योंकि अगर मान लीजिए हम उसमें कोई ऐसे शब्द या नैतिक आदर्शों की बात कर देते हैं तो उसमें ये मुश्किल पड़ जाती है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अच्छा या बुरा, लेकिन किसे हम अच्छा कहते हैं या किसे बुरा कहते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसे शब्दों का। तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर स्पष्ट निर्देशन हो और अध्ययनकर्ता जो है वो क्षेत्र में जा कर के उनका अध्ययन कर सके। मितव्ययता, मितव्ययता की एक अच्छी परिकल्पना वही कही जाती है जिसमें अधिक व्यय साध्य न होकर मितव्ययी होती है, यानी कि कम खर्चे वाली होती है, समय के अनुसार, साधनों के अनुरूप और उद्देश्य के अनुरूप, लघु, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। वही एक अच्छी परिकल्पना मानी जाती है। उसके अलावा तार्किक और बोधगम्यता, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आपसे बताया कि प्राकल्पना का उद्देश्य सत्यता की जांच करना है, इसलिए बनाई जाती है, एक आधार मिलता है। और इसलिए एक अच्छी परिकल्पना तार्किक होनी चाहिए और बोधगम्य, यानी कि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके, उसमें ये गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण पक्षों का समावेश का प्रतिनिधित्व तार्किक रूप से होना चाहिए। इसके अलावा है संगतता। एक अच्छी परिकल्पना समय के साथ भी अच्छा सामंजस्य रखती है। यह उस समय तक ज्ञात तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों से संगतता रखती है और निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होती है। यानी कि कोई भी प्राकल्पना समय के साथ में सामंजस्य होने वाली चाहिए और जो भी हमारी प्रविधियां हैं उनके अनुरूप, उनके हिसाब से उस ज्ञान प्रदान करने वाली या उनके अनुरूप ही होना चाहिए, जिससे कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन करने में कोई परेशानी ना हो। यानी कि परिकल्पनाएं जो प्रचलित विधियां हैं उनकी ही पहुंच में हो, तो जिससे कि नए अध्ययन करने में या अध्ययनकर्ता को कोई उसमें
परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक अच्छी परिकल्पना को बनाना श्रम साध्य है और ये इन विशेषताओं युक्त जो भी परिकल्पना बनाई जाती है उसे एक अच्छी परिकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि परिकल्पना को हम बहुत विशिष्ट बना दें या जो परिविधियाँ प्रचलित ही नहीं हैं उनके अनुरूप बना दें, तो ऐसी परिकल्पना जो है वो उसका इस्तेमाल करना अध्ययनकर्ता के लिए मुश्किल पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रख कर के ही परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए।